हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, यानी गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी अब तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं वो कोई कण जो है एक सरल रेखा में गति करता है तो गति के तीनों समीकरणों से हमने उसका अध्ययन किया और वहाँ पे हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट था। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, यानी कि वहाँ पे जो सरल रेखीय त्वरण के जगह यहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो गति यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगी, यानी गुरुत्व के अधीन होगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो होता है g, जिसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग 10 मान लेंगे कैलकुलेशन में आसानी के लिए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसी को आसानी के लिए हम 10 मान लेंगे। और हालांकि स्थान बदलने से, ऊंचाई बदलने से, गहराई बदलने से मतलब g की वैल्यू तो बदलती है, लेकिन पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक, यानी कि अपने हम कैलकुलेशन में g की वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे। यानी कि हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे ये कुछ ऊंचाई तक लेंगे, और जिस ऊंचाई तक हम लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी उस ऊंचाई तक की g की वैल्यू को इनवेरिएंट मान लेते हैं। मतलब g क्या को मान लेते हैं? कांस्टेंट। ठीक है ना। g को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। यानी अपने कैलकुलेशन में हम g को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो देखिए, सरल रेखीय गति में गति के जो समीकरण थे v बराबर u प्लस ए टी था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो g, a का स्थान g ले लेगा, और यहाँ पे ऊंचाई से वैल्यू मतलब होगा, सरल रेखी में हम डिस्टेंस यानी विस्थापन लेते थे, तो यहाँ पे यस चेंज हो जाएगा h से। ठीक है ना। बाकी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि सरल रेखी यानी लीनियर एक्सेलरेशन की जगह गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, g हम रखेंगे, और s जो हम लोग सरल रेखा गति में जब मोशन होती थी तो वहाँ पे दूरी विस्थापन s लेते थे, तो अब ऊपर नीचे गति होने से हम हाइट लेंगे तो s को h से बदल देंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन, यानी कि a की जगह हम g रख देंगे, s की जगह h रख देंगे, तो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशन मिल जाएंगे। तीनों गति के जो हमने समीकरण है वो तीनों मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी हम g को कॉन्स्टेंट मानेंगे, और इसमें भी क्या था? a नियत था। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है। हालांकि रूल अपने ऊपर डिपेंड है, आप स्वतंत्र कैसा भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है। एक रूल को फॉलो करिए, उसी से लास्ट तक फॉलो करिए, आपको गलती कहीं नहीं होगी, यानी आपसे गलती सवाल में कहीं होगी नहीं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप स्वेच्छा यह है अपने से कि आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो। आप किस तरह से, किस दिशा को पॉजिटिव मानेंगे? अगर एक को आपने पॉजिटिव मान लिया, दूसरे को आपको नेगेटिव मानना ही मानना है। ऊपर को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया तो नीचे नेगेटिव होना ही होना। अगर नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना ही मानना है। ठीक है ना। तो ये अपने स्वेच्छा पे, लेकिन आप एक चीज़ मानिए, चाहे जिसको पॉजिटिव मानिए। लेकिन जो साइन कन्वेंशन रूल कहता है वो कहता है कि अगर किसी लेवल से अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। ऊपर यानी कि ऊपर की डायरेक्शन को, किसी लेवल से आपको ऊपर जाना है तो उसे आप पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की जो डायरेक्शन होती है, नीचे की ऊंचाई होती है, नीचे की जो डायरेक्शन होती है, गहराई होती है, उसे नेगेटिव लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन रूल कहता है। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं कि ऊपर को नेगेटिव मान सकते हैं, नीचे को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन आप एक रूल फॉलो करके चलिए। आप ये करिए कि किसी लेवल से अगर हम ऊंचे जाते हैं, ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव मानिए और नीचे वाली दिशा को नेगेटिव मानिए, बस। यानी कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसकी दिशा पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो उसकी दिशा नेगेटिव। अगर, ठीक है ना, कोई चीज़ ऊपर की दिशा में जा रही है तो उसके हाइट को पॉजिटिव, उसके वेग को पॉजिटिव, और नीचे आ रही है तो उसकी हाइट को नेगेटिव, उसके वेलोसिटी को नेगेटिव।
ठीक है ना। देखिए वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो जब हम ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मान लेंगे तो नीचे जब आएगी तो उसको हम नेगेटिव मान लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो जो भी होगा, लेकिन वहाँ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक चीज़ दिमाग में आपको रखना है कि किसी लेवल से अगर हम ऊपर की दिशा में जाएंगे तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, और नीचे की डायरेक्शन में आएंगे तो वो निगेटिव लेना है। ठीक है ना। अब रही बात जी की, बात करते हैं कि जी की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती है और कुछ ऊंचाई जाकर वो जीरो हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जी की डायरेक्शन, कोई चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो जी की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे होती है, और कोई चीज़ अगर हम नीचे फेंकते हैं तब भी जी की डायरेक्शन नीचे होती है। तो आप गौर करेंगे कि कोई चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जी की वैल्यू, जी का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे होता है। उसी तरह कोई चीज़ नीचे, ऊपर से जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में होती है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई चीज़ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन के विपरीत डायरेक्शन में कोई चीज़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। तो हर कंडीशन में जी की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। चाहे कोई चीज़ ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन जी की डायरेक्शन ऑलवेज नीचे की ओर है, तो इसीलिए इसको ऑलवेज नेगेटिव मानेंगे। यानी कि ए को, जी को क्या मानेंगे, नेगेटिव ऑलवेज। देखिए ऑलवेज तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे तो सारी चीज़ें उलट जाएंगी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। बशर्ते हमें उस तरह से चलना पड़ेगा। तो हम साइन कन्वेंशन जो रूल, रियली में जो रूल कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। भाई ऊपर हम चलते हैं तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, वो दूरी पॉजिटिव ले जाती है, डायरेक्शन पॉजिटिव ले जाती है, और नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे तो दूरी निगेटिव ले जाती है, वो डायरेक्शन निगेटिव ले जाती है। और इस रूल के हिसाब से जी का मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा, जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होती है। ठीक है ना। तो ये रूल हमारा दिमाग में बैठा के हम लोग आगे चलेंगे। इस हिसाब से गति का समीकरण क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखा जाए, जब जी की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में हमेशा होता तो जी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा जी टी, ये हो जाएगा यू टी माइनस जी टी स्क्वायर हाफ, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2GH। हमने इन दोनों को चेंज कर दिया। तो जब नीचे के डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे तो जी की डायरेक्शन नीचे होती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे बात। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और हमें अपने कैलकुलेशन में जी का मान कांस्टेंट लेना है। वैसे उसका रियल मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर सवालों में जी की वैल्यू 10 ली जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ इसमें है, इसमें एक चीज़ यह है कि अगर कोई चीज़ जो है, किसी पिंड को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में ही भी लगता है। यानी अगर हम किसी पिंड को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर विस्थापित करें तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है, अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में उतना ही समय लगता है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। अभी हम प्रूफ भी करेंगे इसको। जैसे ये धरातल से मान लीजिए मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ तक जाने में अगर t समय लगता है तो यहाँ से वापस आने में ही t समय लगेगा। तो टोटल समय कितना लगा, 2t लगा। t मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में भी उतना ही समय लगता है। और इसी समय को हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल कौन सा समय होता है, धरातल से अधिकतम तक ऊंचाई तक जाने का समय और अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक का आने के समय को मिला दिया जाए तो दोनों मिल करके उड्डयन काल कहलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक चीज़ याद रखना। और एक चीज़, अभी इसको हम एक सवाल से इसको समझेंगे। एक चीज़ और है कि जिस वेलोसिटी से आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी वस्तु को, जिस वेलोसिटी से आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की अधिकतम ऊंचाई तक जाकर के उसका जो वेग होता है वो जीरो हो जाता है। मान लो u वेग से फेंका गया तो अधिकतम ऊंचाई मान लो h है, तो h पे जाके वो जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तभी जब भी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तब वो
वापस आने लगती है। ठीक, दूसरी ओर क्या है कि जिस वेग से हम फेंके थे जब वो वापस आती है तो धरातल से टकराने के जस्ट पहले ही उसका वेग वही होता है। ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट वाली बात है, अभी प्रूफ भी किया जाएगा कि जिस वेग से हमने वस्तु को फेंका था अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उसका वेग 0 होता है, फिर वस्तु अपना डायरेक्शन बदलती है, फिर वो नीचे आती है, उसका वेग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इधर ऊपर जाती है तो घटता है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, और जैसे ही पृथ्वी से टकराने जाती है उसका वेग वही होता है जिस वेग से वो उसे फेंका गया था, जिस वेग से उसे फेंका गया था। ठीक है ना, यानी कि वस्तु जिस वेग से फेंकी गई थी ऊपर और उसी वेग से वो टकराती, बस फ़र्क दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, फ़र्क सिर्फ होता है कि डायरेक्शन अलग अलग होती, और पूरी यात्रा में जी का मान कांस्टेंट होता है। पूरी यात्रा में जी का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिस वेग से फेंकेंगे वापस आकर के उसी वेग से टकराएगी, लेकिन उस वेग की डायरेक्शन अलग होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है ना, तब यहाँ पे वेग को निगेटिव लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वेग की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या माने हैं? पॉजिटिव। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, एक चीज़ और इसमें है कि अगर कोई वस्तु को हम फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं, तो ऊपर जाते समय 1 सेकंड पहले, जैसे हमने कोई वस्तु को फेंका तो ऊपर जाते समय 1 सेकंड पहले, यानी अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड पहले और अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड बाद, जाते वक्त अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड पहले और लौटते वक्त अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड बाद जो होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? 10 मीटर। किसी वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई के जस्ट 1 सेकंड पहले और अधिकतम ऊंचाई के जस्ट 1 सेकंड बाद, जाते वक्त 1 सेकंड पहले, लौटते वक्त 1 सेकंड बाद, वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना, इन सारी बातों को आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए इन सब बातों को अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लीजिए धरातल है, ठीक है ना, किसी वस्तु को फेंका जा रहा है जब टाइम जो है क्या है? 0 सेकंड है। तो मान लेते हैं उसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से जब फेंका जा सकता है तो उस समय टाइम क्या है? 0 है। अब आइए देखते हैं कि 1 सेकंड बाद, यानी कि जब t बराबर 1 सेकंड होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो हम ये लगाएंगे v बराबर u प्लस gt होता है। तो भाई g की डायरेक्शन तो नीचे होती है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होती है? तो प्रारंभ में ये 35 है, g की वैल्यू यहाँ 10 रखना है ज़्यादातर। ठीक है ना, 10 इसलिए रखा जाता है कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। और समय कितना है? 1 सेकंड, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगी? सॉरी ये 30 है, 30 माइनस 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे v की वैल्यू जो हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकंड। अब इससे 1 सेकंड बाद अब वेग की वैल्यू क्या हो जाती है? अब यहाँ से 1 सेकंड बाद वेग की वैल्यू क्या हो जाती है? तो यहाँ पे 20 है, 1 सेकंड बाद यानी कि जब समय गुजर के t बराबर 2 सेकंड हो जाता है। आप इसी में रख सकते हैं तब भी निकल जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तब भी। अब इसमें रखिए कि वेग क्या है? पहले शुरू में क्या था? 30, g का मान 10, समय क्या है? 2 सेकंड, तो अब क्या हो जाएगा? वो 20 क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए टाइम t बराबर 3 सेकंड हो गया, ठीक है ना, तब उसका वेग क्या हो जाएगा? 3 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रारंभिक वेग 30 था और ये तो g का मान 10 है, ये समय 30 थे, यानी कि अब उसका वेग 0 हो गया। यहाँ पे जा करके t बराबर 3 पर वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से
ये यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई उसे बोलते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो जिस ऊंचाई पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसे अधिकतम ऊंचाई बोलते थे। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखिए गौर करिए कि यहाँ से जस्ट 1 सेकेंड पहले उसका वेग कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जस्ट 1 सेकेंड पहले वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आगे आइए, अब उसकी डायरेक्शन बदल के नीचे आना शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए टाइम बराबर 3 सेकेंड है और वेग इसका क्या है, 0 है प्रारंभिक। अब ये नीचे आना शुरू करेंगे तो 1 सेकेंड बाद उसका वेग निकालना है। तो देखिए टाइम 3 सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या है, 1 सेकेंड बाद उसका वेग हमको निकालना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, अब देखिए टाइम गुजरते जा रहा है, यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड लिया ना, यहाँ 3 सेकेंड है। अब यहाँ तो t बराबर 4 सेकेंड हुआ, लेकिन समैया तो 1 ही सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने का है। तो अब वेग निकाल लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन अब देखिए वेग की डायरेक्शन जो है वो नीचे हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा, लेकिन हम डायरेक्शन क्या करेंगे, अब नीचे चल रहे हैं तो अब डायरेक्शन क्या लेंगे, अब वेग की वैल्यू माइनस में आएगी तो ये बताएगी कि हम नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या था, 0 हो गया। जी की वैल्यू 10 है, समय कितना, 1 सेकेंड। भाई यहाँ से यहाँ तक तो 1 ही सेकेंड, वो तो टाइम बीत रहा है ना, जाने आने का समय वाला, यहाँ से यहाँ आने का तो टाइम 1 ही सेकेंड है ना, भले वो 4 सेकेंड हो जाता है यहाँ की। तो देखिए v की वैल्यू -10 मीटर सेकेंड। तो ये माइनस क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन उलट गई। तो यहाँ पर भी इसका देखिए वेग कितना है, 10 मीटर। तो वही हमने बताया था ना कि मैक्सिमम ऊंचाई के 1 सेकेंड पहले और मैक्सिमम ऊंचाई के 1 सेकेंड बाद वस्तु का जो वेग होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ आता है यानी t बराबर 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल कितना लगा, 2 सेकेंड लगा, तब उसका वेग क्या होता है। अब यहाँ शुरू में तो उसका वेग 0 था, अगर यहाँ से लें तो 10 रखना, और g की वैल्यू कितना है 10 और t की वैल्यू 2 सेकेंड, तो v बराबर -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस से घबराइए मत, डायरेक्शन नीचे की ओर, तो यहाँ हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब फिर जस्ट टकराने से पहले तो t बराबर 3 सेकेंड हो, हालांकि यहाँ t बराबर 6 हो जाएगा, तो ये 0 है, -10 और ये, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने बताया था ना कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव, ये माइनस क्या बता रहा है कि वेग की दिशा नीचे है, नेगेटिव डायरेक्ट, ये माइनस बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन नीचे की। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस वेग से फेंका गया था उसी वेग से आकर टकराता है। अब देखिए समय भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय 3 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने का समय 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में गया तो उतना ही समय में वापस आया, 3 सेकेंड है ना। देखिए 1 2 3 सेकेंड, फिर यहाँ से 3 4, 3 था 4 5 6, यानी 6 सेकेंड हुआ, तो 3 इधर लगा 3 इधर लगा, तो यानी कि जाने का समय 3 सेकेंड, आने का समय 3 सेकेंड, जाने आने का समय बराबर हुआ ना, टोटल टाइम 2t होता है, यानी कि कुल 6 सेकेंड, यानी इसी को कहते हैं उड्डयन काल, पूछा जाए तो 6 सेकेंड। तो एक बात वही याद रखिएगा कि जितना समय किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में लगता है। जाने आने के समय को मिला के उड्डयन काल कहते हैं। जिस वेलोसिटी से कोई वस्तु फेंकी जाती है वापस आकर के भू धरातल पर उसी वेग से टकराती है, बहरहाल उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पूरी यात्रा के दौरान जी की वैल्यू नियत मानना अपने कैलकुलेशन में, क्योंकि कुछ फिक्स ऊंचाई तक जी की वैल्यू वहीं बदलती है। एक चीज़ है कि मैक्सिमम हाइट से जस्ट 1 सेकेंड पहले और मैक्सिमम हाइट से जस्ट 1 सेकेंड बाद वस्तु का जो वेग होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट को रख करके हमको आगे चलना है, ठीक है ना। अब आइए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर कई सवाल लगाएंगे, यानी कि इसके 2-3 वीडियो लेक्चर आएंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर उस सारे सवाल को लगाएंगे जो कि आने वाले कंपटीशन में पूछे जाएंगे और जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर बहुत सारे सवाल जो हैं जिसमें से कुछ सवाल हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है हम सवाल लेते हैं कुछ, जिसमें पहला सवाल है, सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो अभी हमने पढ़ा था। एक पिंड को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, उड्डयन काल, यानी उड्डयन काल मतलब जाने और आने का समय, अधिकतम प्राप्त ऊंचाई कितनी है, कुल तय की गई दूरी जब वो पुनः लौट के धरातल पे पहुंच रहे और कुल विस्थापन। एक चीज़ हम यहाँ पे जो गति के समीकरण में जो यस या यच है वो क्या है, विस्थापन है। उस समीकरण के अंदर जो यस या यच है वो विस्थापन है, ठीक है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो दूरी में आएगा। तो देखिए, पहला सवाल का हल है
कि हमारा वेग दिया है, u वेग से फेंका जाता है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, g इस केस में ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो अधिकतम ऊंचाई, तो गति का जो हम लोग पहला समीकरण है वो लगाएंगे ये v बराबर u प्लस जी टी, लेकिन यहाँ g पे नेगेटिव रखेंगे और अधिकतम ऊंचाई पे जा क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय, तो अधिकतम ऊंचाई पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। u g का मान नेगेटिव रखेंगे t, ठीक है ना। हमने कहा था ना कि g ऑलवेज नेगेटिव लेना है, तो हमने यहाँ पे g ये या तो डायरेक्ट माइनस लिखिए, डायरेक्ट माइनस रखिए, लेकिन g की वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ से gt बराबर हो जाएगा u और t बराबर होगा u बाई जी। ये पहुँचने का लगा समय है, ठीक है ना। अब दूसरा पूछ रहा है उड्डयन काल, तो उड्डयन काल जो होता है जाने आने का समय, यानी कि t प्लस टी बराबर होता है 2t, यानी 2 गुणे u बाई जी, यानी हो जाएगा 2u बाई जी, ठीक। तीसरा पूछा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई, यानी कि h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अब देखें, यानी कि h ऊंचाई के बाद उसकी वेग या t, आप गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी दिया है, तीसरा दूसरा लगा सकते हैं। तीसरा देखिए v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस क्यों लिखा कि g का मान माइनस होता है यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन। तो अधिकतम प्राप्त ऊंचाई पे ये 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो 0 है नहीं, 2gh, यानी कि 2gh बराबर u स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपान 2g, h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपान 2g, ठीक है ना। अगर सेकेंड इक्वेशन से लगाएंगे तो वहाँ की t की वैल्यू आपको u बाई जी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई ये हुआ, जाने का समय ये हुआ, टोटल समय ये हुआ और अधिकतम ऊंचाई ये मिली, ठीक है ना। अब जो है हमें कुल तय की गई दूरी जाने आने का, तो जाने आने का मतलब है जाने का कितना गई दूरी और कितना आए, तो जाने आने की दूरी तो बराबर होती, मान लो h गया तो h आया, मतलब 2h हो गया। तो कहने का मतलब कुल दूरी जो हो जाएगी इसी का डबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 2h, यानी 2 गुणे u स्क्वायर अपान 2g, 2 कट गया u स्क्वायर अपान g। अब कहा कुल विस्थापन, अब देखिए विस्थापन वो होता है उसमें रास्ते से कोई मतलब नहीं होता, कहाँ आया गया कुछ नहीं, बस खाली 2 चीज़ का ध्यान देना होता, कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ आके ख़त्म किया। तो देखिए प्रारंभ यहीं से किया था और यहीं आके ख़त्म हो गया, तो उसका अंतिम प्रारंभिक बिंदु सेम है ना, तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ से चली थी वस्तु वापस वहीं पे आ गई। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी कि अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था दोनों सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। दूरी 0 नहीं होगी, विस्थापन 0 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, एक पिंड को h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर छोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए पिंड को धरातल पर पहुंचने में लगा समय, पिंड की धरातल पर चाल और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है ना। ये धरातल है, ग्राउंड है, और यहाँ से h ऊंचाई से रेस्ट से यहाँ पे, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 छोड़ा जाता, और यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है -g है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ऑलवेज, हमने ऊपर की डायरेक्शन को ऑलवेज क्या माना है पॉजिटिव माना। तो पिंड को धरातल पर पहुंचने में समय क्या लगेगा, ठीक है ना, पहला सवाल। तो देखिए h हमको पता है, g पता है और प्रारंभिक वेग पता है, तो हमें समय चाहिए, तो हम गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, वो क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, तो s बराबर h है, ये 0 है, और ये हो जाएगा एक जगह -g है और t स्क्वायर। ये वेग की बात होती, अंतिम वेग की बात होती, तो प्रारंभ पहला समीकरण लगाते, यहाँ से क्या होगा h बराबर हो जाएगा, एक चीज़ और है, हाँ यहाँ पे h को भी माइनस लेंगे, क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है, तो जब नीचे गिर रही है तो इसको भी क्या लेंगे माइनस में लेंगे, तो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस ख़त्म, h बराबर 2h बराबर जी टी स्क्वायर, तो हो जाएगा t स्क्वायर बराबर 2h अपान जी, और t बराबर हो जाएगा 2h अपान जी। देखिए बहुत सारी किताबों में बहुत लोग पढ़ाते वक्त नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग में रखिए कि जो चीज़ एक लेवल से नीचे दिशा में आए फट से उसको नेगेटिव लीजिए, और जो चीज़ एक लेवल से ऊपर जाए, तो चाहे वो विस्थापन हो चाहे वेग हो, सबको पॉजिटिव रखिए।
अब चूंकि ये ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये नीचे की डायरेक्शन में इसकी जो विस्थापन है, क्योंकि सदिश राशि दूरी होता तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता, तो विस्थापन है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। एक क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को क्या माना यहाँ से पॉजिटिव, तो नीचे क्या होगा नेगेटिव। देखिए जहाँ से एक्शन होगा वहीं से नापेंगे, वो अपना मूल बिंदु हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, रेफरेंस फ्रेम ये, ठीक। तो ये आ जाएगा समय, ये ऊंचाई के रूप में इसका समय है। वहाँ वेग के फॉर्म में दिया हुआ था u/g, यहाँ ऊंचाई के फॉर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समय जो है वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, मास पे डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए किसी भी वजन की वस्तु को एक साथ गिराया जाए, किसी भी वजन की अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर एक साथ गिराया जाए तो ये एक साथ पृथ्वी पर एक ही ऊंचाई से, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि वायु का प्रतिरोध यहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। हाँ, एक चीज़ और पूछा है कि पिंड की धरातल पे चाल क्या होगी। चाल ऊंचाई की फॉर्म में है तो ये वाला लगा दीजिए, v² प्लस 2as होता है ना। तो यहाँ पे चाल पूछा है, प्रारंभिक वेग 0 है, g की डायरेक्शन आपको माइनस लेना पड़ेगा, g नीचे माइनस है, 2g और ये h हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि v² बराबर 2gh। तो यहाँ पे माइनस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें चाल पूछा है तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, ये आएगी इसकी चाल। तो देखिए यहाँ पे चाल भी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। तो उसका जब द्रव्यमान, वही नहीं कहे कि किसी अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर एक ऊंचाई से गिराया जाए तो वो एक साथ पृथ्वी पे जाएंगी और गति के दौरान वो हर बिंदु पर उनकी चाल समान रहेगी, ठीक है ना, समान समय में समान चाल से नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो ये समय का और ये चाल का इक्वेशन है, ठीक है ना। एक चीज़ है, देखो यहाँ पे ये माइनस आया तो ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो जब चीज़ नीचे आ रही है तो उसकी हमने ऊपर वाली चीज़ को क्या माना है, पॉजिटिव माना, तो जाहिर सी बात नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वेलोसिटी की बात करेंगे तो नेगेटिव होगी, लेकिन चाल की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, चाल की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। माइनस से घबराना नहीं है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, वो भी वेग की, ठीक है ना, वो भी वेग की। तो ये हो गया। और एक चीज़ दिया है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है ना, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। कभी कभी लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं कि ऊपर कभी कभी मतलब बदलते रहते हैं नियम को। बदलते रहने का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, एक ढर्रे पे चलेंगे तो कंफ्यूज। कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पे ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर नीचे की दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं। हम ही चाहते तो इसमें नीचे वाले को पॉजिटिव मान लेते कोई। देखिए जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, देखिए बहुत सारी किताबों में या बहुत लोग पढ़ाते हैं तो इसी तरह पढ़ाते हैं कि जब सवाल में एक्शन ऐसा हो कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मान लेते हैं, और सवाल में जब कोई एक्शन ऐसा हो कि नीचे से ऊपर जा रही है तो उस केस में मान लेते हैं कि ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन आप हमेशा ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मानिए, नीचे की दिशा को नेगेटिव मानिए, और जी का मान ऑलवेज इस केस में नेगेटिव रखिए। देखिए चौथे सेकंड में हमने एक बताया था कि 90 सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला होता है u + a/2 2n-1। यहाँ t रखेंगे तो ये आएगा। तो चूंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा h nth, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी u, और यहाँ पे हो जाएगा -g/2, यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, क्योंकि g की डायरेक्शन नीचे होती है इसलिए वो हमने नेगेटिव ले लिया। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए, यहाँ पे 4/4 ले लीजिए, और ऊपर से गिरा है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस जी की वैल्यू कुछ नहीं है तो जी ही रखिए /2, और चौथे सेकंड में का मतलब 4-1, तो फोर्थ हो जाएगा g/2, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 -1। अगर यहाँ पे g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 × 7, यानी कि -35 मीटर, ठीक है ना। तो यह माइनस से घबराइए मत, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा 35 मीटर। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि वो नीचे गिर रही है,
किसी लेवल से जब हम नीचे गिरते हैं तो वो, जैसे हम गहराई में जाते हैं तो उसे नेगेटिव नापते हैं, नीचे नापी गई दूरी ऋण होती है, ऊपर नापी गई दूरी धन होती है। तो इसीलिए ना हमने कहा कि किताबों में चिन्हों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ एक्शन नीचे की तरफ होता है तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, और जब एक्शन ऊपर की तरफ होता है तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, ये जो माइनस आ रहा है ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है ना। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है तो 35 मीटर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। चलिए, एक सवाल यह है कि एक कण को h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है, तो इसे धरातल पर पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए कण की प्रारंभिक ऊंचाई, कण की प्रारंभिक ऊंचाई और कण का धरातल पर वेग, और कण का धरातल पर वेग कितना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए इसमें पहले के लिए क्या है, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे ut + हाफ at स्क्वायर, तो ये h है। अब देखिए स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से छोड़ा जाता है h ऊंचाई से, तो यही मालूम करना कण की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी, प्राप्त ऊंचाई, ठीक है ना। तो स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है तो u = 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये समय कितना लगा है, t = 5 सेकेंड, ठीक है ना। हाफ g की वैल्यू -10 ले लीजिए, माइनस पहले, और t, ठीक है ना, 5 मिनट। तो किसी भी कैलकुलेशन में g की वैल्यू को अक्सर 10 लिया जाता है, आसानी के लिए 10, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा -5 गुणे 25, 125। तो फ़र्क यहाँ पे है कि वो कितनी ऊंचाई होगी, इतनी मीटर। ये माइनस पे ध्यान न दीजिएगा, ये सब डायरेक्शन के लिए कि वो नीचे की तरफ नाप रहे हैं, यानी ऊंचाई को हम नीचे की दिशा में नाप रहे हैं, ठीक है ना। कण का धरातल पर वेग ऊंचाई के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। समय दिया है तो आप फर्स्ट भी लगा सकते हैं कि v = u + at भी लगा सकते हैं। ये वेग पूछा है, प्रारंभिक वेग 0 है और इसकी वैल्यू जो 10 है और t की वैल्यू 5 है, तो v का मान हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर। यहाँ पे आप दिशा लिख सकते हैं नीचे की ओर, बस। ये माइनस बता रहा है केवल डायरेक्शन। अगर आपको माइनस से बचना है तो आप क्या करिए कि जब सवाल में कोई चीज़ ऊपर से नीचे वाली दिशा में आ रहा हो या लिया गया हो, उसमें मेंशन हो, तब नीचे वाले को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए, तो आप माइनस प्लस से बच जाएंगे। और जब चीज़ कोई ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो आप क्या करिए कि ऊपर वाले को ही प्लस मान लीजिए। लेकिन बस केवल दिमाग में ये रखिए कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ नापी जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे प्लस रखिए, नीचे की तरफ नापी जा रही है, नीचे आ रही है तो उसे माइनस रखिए। फ़र्क हमें मैग्नीट्यूड से है तो ये 50 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। आप इससे भी लगा सकते थे v² u² - 2gh से। भाई वेग चाहिए हमें और ये तो 0 है, g की वैल्यू 10 रखिए, ये 125 सही है। इसको माइनस में रख दीजिए, माइनस के साथ आया तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, है ना। h की वैल्यू अगर माइनस के साथ रखेंगे तो ये माइनस g की वैल्यू, h की वैल्यू ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो v² कितना हो जाएगा, 20 और 125, 2gh है ना, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 125 आई है, तो ये 20 हो जाएगा और गुणे 125, बचे 125, ठीक है ना। तो यहाँ से वो जीरो रख लीजिए, यहाँ 2 × 5 = 10, 2 × 10, 2 दूनी 4, 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2500, यानी v = √2500 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इससे भी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल। बाकी बहुत सारे सवाल इसमें हैं, सवालों की कमी नहीं, इसलिए इसकी जो है प्रैक्टिस के जो है 4-5 वीडियो लेक्चर आएंगे कम से कम। तो एक कण को एक h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक, h ऊंचाई से, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, 2 बार हो गया, h ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में, यानी प्रथम 5 मतलब 5 सेकेंड बाद, 1 से 5 सेकेंड की बात तय की गई दूरी जो है, दूरी की बात करें, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी की दूरी। अंतिम मतलब है कि अंतिम 1 सेकंड, यानी 3वें सेकंड में, nवें सेकंड की बात कर रहा, अंतिम 1 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। दूरी के तुल्य है तो ज्ञात कीजिए कण द्वारा धरातल पर कितने समय बाद पहुंचेगा, ठीक है ना। पहला तो पहली बात है कि हम ये देख लेते हैं कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता था u0, a बराबर होगा -g, नीचे ऑलवेज नेगेटिव होता है।
ठीक है ना, 5 सेकेंड में। t बराबर क्या है 5 सेकेंड में। तो हम ये वाला समीकरण लगा देते हैं ut प्लस at स्क्वायर। तो h ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, कितने समय में पहुंचेगा, तो यहाँ रख देंगे h, ठीक। h ऊंचाई से गिराया जाता है और ये तो 0 है, और t 5 सेकेंड में माइनस हाफ, इसकी वैल्यू g रखेंगे और 5, ठीक है ना। तो ये दूरी ये भी माइनस में होगी क्योंकि नीचे गिर रहे हैं तो माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, या आप यहाँ माइनस रख देंगे दूरी, भाई नीचे की दिशा में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ही है, तो हमें केवल दूरी चाहिए, तो ये हट जाएगा दोनों माइनस माइनस। या अगर यहाँ नहीं भी लगाओगे तो h की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे की दिशा में नापी जा रही दूरी, या h का मान तो यहाँ आ ही जा रहा है। या अगर आप माइनस से बचना चाहते हैं तो यस नीचे की गिर रहा है ना, तो ऊंचाई भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तब भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ये 25g/2 समीकरण 1। फिर कह रहा है कि अंतिम सेकेंड मतलब टीवें सेकेंड में, यानी कि मान लीजिए अंतिम सेकेंड में, यानी कि 5वें सेकेंड की बात कर, अंतिम 1 सेकेंड की बात कर, अंतिम कितना 1 सेकेंड, अंतिम सेकेंड में तय की गई दूरी, मान लीजिए अंतिम सेकेंड में तय की गई दूरी को आप मान ले सकते हैं h nth, h nth बराबर हो जाएगा u माइनस g/2 2n माइनस 1, ये है 0, तो जाएगा माइनस g/2। यहाँ पे माइनस तो है ही है, आप यहाँ भी माइनस लगा देते हैं नीचे की दिशा में, तो अगर यहाँ नहीं भी लगाते, यहाँ नहीं भी लगाते, तो यहाँ माइनस थे, माइनस केवल बता रहा है कि नीचे की दिशा में नापी जा रही है, ठीक है ना, g/2 और ये 2n माइनस 1। यहाँ n t से मतलब है, nth कहिए या tma कहिए, ठीक है ना। समीकरण 2 प्रश्न से क्या है कि यही दूरी उसके बराबर है, बराबर हुई है भाई 5 सेकेंड में और अंतिम सेकेंड में, है ना, 5 सेकेंड में वो इतनी दूरी तय करता है। फिर कह रहा है कि अंतिम सेकेंड मैंने लास्ट 1 सेकेंड में जो दूरी तय की जाती है उसके तुल्य है, तो बताइए कि वो कितने समय में धरातल पर पहुंचेगा, यही नहीं पूछा है, कण धरातल पर कितने समय में पहुंचेगा। यानी कहने का मतलब है कुछ दूरी कुछ समय में चला, फिर लास्ट की दूरी अंतिम 1 सेकेंड में जो भी चल रहा है, दोनों दूरी का समय पूछ रहा है कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, आप माइनस रखना चाहते हैं तो रखिए, यहाँ पे 25g/2, यहाँ माइनस g/2 2n माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, g/2 कैंसिल, ये हो जाएगा 25, इधर है 2n माइनस 1, यानी ये उधर जाके 26 हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा 26/2, यानी कि 13 सेकेंड। तो 13 सेकेंड में t का मान ही हमको चाहिए था ना, यहाँ पे n कहिए या t रहता है 2t माइनस 1, तो 13 सेकेंड में वो धरातल पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 13 सेकेंड में धरातल पर वो क्या करेगा, पहुँच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर माइनस से आप बचना चाहते हैं तो जैसे दूरी पूछा तो ये भी नीचे की दिशा में, ये भी माइनस, इधर भी माइनस 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 कैंसिल। अगर आप यहाँ माइनस नहीं भी रखते तो यहाँ जो माइनस आता है वो केवल डायरेक्शन के लिए है, वहाँ बशर्ते दूरी को नीचे की दिशा में नापा गया। अगर हटाना चाहते हैं तो तब चिन्ह दोनों को दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या कहा है कि प्रारंभिक ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे जो गिरा वही ऊंचाई की बात कर रहा है। प्रारंभिक ऊंचाई मतलब नीचे से ऊपर से नीचे जो गिरा, तो प्रारंभिक ऊंचाई और ऊंचाई सब वही है, कितनी दूरी तय करा वो प्रारंभिक ऊंचाई के बराबर है, यानी कि h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो प्रारंभिक ऊंचाई पूछा तो ये तो 0 हो जाएगा, t का मान 13 सेकेंड है, हाफ g की वैल्यू आप 10 रख दीजिए और t की वैल्यू 13 रख दीजिए। जी की वैल्यू जो है क्या रखना है, यहाँ पे 10 रख दीजिए और 13 है ही है। अगर इस माइनस से बचना है तो चूंकि ऊंचाई नीचे की ओर है तो इसे भी आप माइनस दे सकते थे, माइनस माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। या अगर यहाँ सिर्फ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। माइनस हटाना है तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए, नहीं अगर सिर्फ यहाँ माइनस आएगा तो ये आप जान के चलिए कि ये जो है
नीचे की दिशा में है, ठीक है ना। आप नहीं भी रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, नीचे की दिशा के लिए है, ठीक है ना। अब 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें जो आएगा इतना मीटर आ गया। 9 × 5 = 45, 4 5 × 30, 4 34 और 5 1 कम 5 3 8, इतना मीटर आएगा, है ना। नीचे की ओर आएगा इतना, वो माइनस यही बता रहा है कि किधर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। अब आगे पूछा है ज़मीन पर पहुंचने पर तय की गई दूरी, तो दूरी तो वह है, यहाँ से चला तो यहाँ आया, दूरी तो वही चला ना, 845 मीटर वही चलेगा, बात एक ही है। तय किया गया विस्थापन भी वही आएगा, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन आएगा, वो भी 845 मीटर, लेकिन नीचे की ओर, नीचे की ओर। यहाँ माइनस खुद ही लग गया है, नीचे की ओर, ठीक है ना। फिर पूछा है कि कण का धरातल पर वेग, तो कण का धरातल पर वेग का u - gt वाला फार्मूला लगा दीजिए। वेग चाहिए तो 0 है, ये 10 है, t है 13, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 130 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस बता रहा है नीचे की ओर, 130 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर। देखिए माइनस वाले कॉन्सेप्ट से अगर आपको बचना है तो सवाल में जो डायरेक्शन में कोई चीज़ फेंकी जाए उसी को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक। दूसरा कारण, दूसरा है कि जाहिर सी बात है कि नीचे की नापी गई दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब दूरी पूछ भी रहा है तो दूरी नीचे, क्या नीचे गिर रहा है ना कोई चीज़, तो दूरी नीचे नापी जाएगी तो ये भी माइनस है, तो माइनस दोनों ओर से हटा सकते हैं। अगर नहीं भी यहाँ माइनस लगाओगे तो यच का मान माइनस में बता रहा है, तो इसका मतलब हम दूरी नीचे की तरफ नाप रहे हैं, और दूरी में तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। यहाँ विस्थापन आएगा, ये विस्थापन के लिए माइनस महत्वपूर्ण होता है, तो ये माइनस बताएगा नीचे की ओर, ठीक है ना। बस हमें आंसर से मतलब है, माइनस केवल डायरेक्शन देता है बस, ठीक है। तो कितना आएगा, 130 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना। अगर वही कहता चाल तो हमें है नीचे की ओर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाल में डायरेक्शन नहीं होती है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त होता है। आज हमने मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति पढ़ा, और गुरुत्व के अधीन के गति के कौन से समीकरण होते हैं, इसमें चेंजिंग क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा ध्यान देना है डायरेक्शन का, ठीक है ना। डायरेक्शन का ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर आंसर में माइनस आ जा रहा है तो सिर्फ दिशा के लिए आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, सभी सवाल को एक वीडियो लेक्चर में लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बाकी के जो सवाल हैं अभी बहुत अच्छे अच्छे टाइप के सवाल हैं, तो उनको अगले 2 3 4 5 वीडियो लेक्चर अगर भी बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे, लेकिन सारे सवाल को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।